हेलो फ्रेंड्स, आमोद एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आमोद। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की चर्चित सुर्खियों के साथ। पहली खबर है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया। अगली खबर है, भारत सरकार ने पहली आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की। अगली खबर है, भारतीय सेना ने अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया। अगली खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। अगली खबर है, अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। अगली खबर है, अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन किया गया। अगली खबर है, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 का आयोजन किया गया। हरियाणा ने जीती 6वीं बधी T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया। पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया। भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 शुरू हुआ। 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। आइए हम लोग इन्हीं खबरों को विस्तार से देखते हैं। पहली खबर है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने घर वेब पोर्टल लॉन्च किया है। आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों को डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल घर लॉन्च किया है। यानी घर नामक वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लॉन्च किया है। किस लिए? बच्चों को डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए लॉन्च किया है। यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों को डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए घर नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। घर का पूरा नाम क्या है? गो होम एंड री यूनिट है। क्या है? गो होम एंड री यूनिट है। यह पोर्टल उन बच्चों के लिए है जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है और दूसरे देश, राज्य या जिले में वापस भेजा जाना है। विश्व बाल दिवस 20 नवंबर पर पोर्टल के लॉन्च में बाल कल्याण समितियों के लिए बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन और प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल जारी किया गया। बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण अधिकारियों और बाल अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से अपनी तरह का यह पहला राष्ट्रीय स्तर का लॉन्च समारोह है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा बाल संरक्षण आयोग CPCR अधिनियम 2005 के तहत किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष और विभिन्न क्षेत्रों से 6 सदस्य, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होती हैं। और अगली खबर है, भारत सरकार ने पहली आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। आइए हम इस खबर को विस्तार से देखते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। यानी राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा किसने की? भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। किसने? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घोषणा की है। यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। यह कैसा है? अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसमें वर्ष 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाना है। कितने की? 10% की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना और बहुक्षेत्रीय सहयोग शामिल है। यह रणनीति आत्महत्या की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति के अनुरूप है। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति मोटे तौर पर अगले 3 वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने का प्रयास करती है। यह मनोरोग वाह्य रोगी विभाग स्थापित करेगा। मनोरोग वाह्य रोगी विभाग स्थापित करेगा जो अगले 5 वर्षों के भीतर सभी जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? अगले 8 वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थानों में मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को एकीकृत करना है।
आइए अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, भारतीय सेना ने अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है। यानी भारतीय सेना के कौन सी दक्षिणी पश्चिमी कमान ने कहाँ पर? राजस्थान के श्रीगंगानगर में अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया है। यानी शत्रुनाश का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान के श्रीगंगानगर में आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास में जमीनी और हवाई युद्ध अभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एक एकीकृत तरीके से बहुउद्देशीय फायरिंग प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया है। विभिन्न कार्यवाहियों में सैनिकों की प्रविष्टि, आक्रामक जमीनी कार्यवाहियाँ शामिल हैं, जिनमें बहुक्षेत्रीय वातावरण में समकालीन तकनीकों को शामिल करते हुए व्यापक समन्वय शामिल है। उभरती हुई चुनौतियों पर काबू पाने के लिए विभिन्न प्रतिभागियों के बीच वास्तविक समय संचार और आम परिचालन तस्वीर साझा करने का अभ्यास किया गया और कौशल को निखारा गया। अगली खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया है। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन किया। यानी यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में किस जगह? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। हैकाथॉन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। हैकाथॉन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा उद्घाटन किया गया इसका। और इस हैकाथॉन में 22 अफ्रीकी देशों के छात्र भाग ले रहे हैं। कितने? 22 अफ्रीकी देशों के छात्र भाग ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भाग लेने वाले अफ्रीकी छात्रों को वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या जैसे प्राचीन शहरों और राज्य के अन्य शहरों की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया है। हैकाथॉन क्या है? जिसे एक कोड फेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यानी हैकाथॉन को एक कोड फेस्ट के रूप में भी जाना जाता है। यह एक सामाजिक कोडिंग घटना है कोई एक नया सॉफ्टवेयर बनाने या सुधारने के लिए साथ लाता है। वर्तमान में हैकाथॉन में छात्र शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और पीने के पानी सहित अन्य मुद्दों के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान खोजने के लिए 36 घंटे तक लगातार कोडिंग में लगे रहेंगे। ये जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संबंधी मुद्दों और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे वैश्विक मुद्दों के लिए स्मार्ट समाधान निकालने का भी प्रयास करेंगे। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। अनवर इब्राहिम जो है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यानी मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ किसने ली? अनवर इब्राहिम। कहाँ के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम? मलेशिया के। मलेशिया में 19 नवंबर को चुनाव के बाद से गतिरोध चल रहा था। इसी बीच किंग सुल्तान अब्दुल्ला ने अनवर को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? किंग सुल्तान अब्दुल्ला ने अनवर को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वर्ष 2018 से लेकर अब तक मलेशिया में 3 बार चुनाव हो चुके हैं। कितनी बार? 3 बार चुनाव हो चुके हैं। अनवर इब्राहिम 1990 में उप प्रधानमंत्री थे और 2018 में वे प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे। मलेशिया के किंग सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति है। यानी मलेशिया में प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? किंग सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह के पास थी। इसके लिए सभी दलों को उनके सामने बहुमत साबित करना है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। उड़ीसा के कहाँ पर? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। किस द्वीप से? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल का प्रशिक्षण प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। यानी
उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। अग्नि 3 क्या है? एक परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे शॉर्ट फॉर्म में IRBM कहते हैं। यह परीक्षण नियमित उपयोगकर्ता प्रशिक्षण लॉन्च का एक हिस्सा था, जो सामरिक बल कमांड रक्षा मंत्रालय के तत्वाधान में किया जाता है। प्रक्षेपण के पूर्व निर्धारित सीमा के लिए किया गया था, जो प्रणाली के सभी मानकों और परिचालनों मापदंडों पर आधारित है। अग्नि 3 मिसाइल अग्नि मिसाइल श्रृंखला की तीसरी मिसाइल है। यह 16 मीटर लंबी मिसाइल है और इसका वजन 48 टन से अधिक है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर से अधिक है और यह 1.5 टन से अधिक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। अग्नि 3 मिसाइल का पहली बार परीक्षण 9 जुलाई 2006 को किया था। यानी अग्नि 3 मिसाइल का पहली बार परीक्षण जो है 9 जुलाई 2006 को किया गया था। यह प्रक्षेपण नहीं था। बाद में अप्रैल 2007 में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तब से इस प्रणाली का कई बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। अग्नि 3 मिसाइल को दुनिया की सबसे सटीक रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है। भारत ने अग्नि मिसाइल श्रृंखला की नई पीढ़ी उन्नत संस्करण अग्नि प्राइम का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यानी भारत ने अग्नि मिसाइल श्रृंखला की नई पीढ़ी के उन्नत संस्करण अग्नि प्राइम का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यानी अग्नि 3 मिसाइल का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक कहाँ से किया गया? उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। भारत इंडोनेशिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति का आयोजन किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भारतीय सेना के विशेष बल और इंडोनेशियाई विशेष बल के इंडोनेशिया में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति के 8वें संस्करण का आयोजन किया गया। यानी गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। कैसा संस्करण था? यह 8वां संस्करण है। भारत सेना के विशेष बल और इंडोनेशियाई विशेष बल के बीच भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालिता यानी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। यह संयुक्त अभ्यास दोनों सेनाओं को एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आतंकवादी अभियानों, क्षेत्रीय सुरक्षा अभियानों तथा शांति अभियानों का मुकाबला करने के अपने व्यापक युद्ध अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध एवं क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित की जा रही है। यानी हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता है। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। यह क्या है? भारतीय सेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता है। यह कैसा संस्करण है? चौथा संस्करण है। यह एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो विचारों के आदान प्रदान और हिंद प्रशांत से संबंधित समुद्री मुद्दों पर विचार विमर्श को बढ़ावा देता है। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन NMF भारतीय नौसेना का ज्ञान भागीदार और इस संवाद का मुख्य आयोजक है। यानी जो नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन भारतीय नौसेना का ज्ञान भागीदारी और इस संवाद का मुख्य आयोजक भी है। रक्षा राज्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत समुद्री क्षेत्र खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने देश की समुद्री क्षमता बढ़ाने, समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और सैन्य क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। नौसेना प्रमुख ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने में भारतीय नौसेना की पहुंच को रेखांकित किया है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है हरियाणा ने जीती 6वीं बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब। आइए हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। हरियाणा ने बधिर क्रिकेट टीम ने 6वीं बधिर
T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। यानी छठी बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने जीता। किसको हराकर? महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराकर जीता है। यानी बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने जीता। किसे हराकर? महाराष्ट्र को। हरियाणा ने 7 विकेट से जीता। कैसा संस्करण था? इसका छठवां संस्करण है। कैसा संस्करण था? छठा संस्करण है। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ IDCA और बिल्लू पूनावाला फाउंडेशन द्वारा आगरा के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता की विजेता टीम ने हरियाणा को ट्रॉफी के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यानी भारतीय बधिर क्रिकेट संघ और बिल्लू पूनावाला फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया और यह फाइनल मैच कहाँ खेला गया? आगरा के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता की विजेता टीम हरियाणा को ट्रॉफी के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हरियाणा के खिलाड़ी अमित यादव को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जबकि उनके साथी आकाश सिंह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया। कुलदीप सिंह को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में 350 प्रतिभाशाली बधिर क्रिकेट खिलाड़ियों ने अपने करतब दिखाए। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता पारित किया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज़। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज़ ने घोषणा की है भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। यानी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने घोषणा की है कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2 अप्रैल 2022 को एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। यानी जब इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे। ऑस्ट्रेलिया की संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद लागू किया जाना था। लगभग 12,000 भारतीय उत्पादों में 95% से अधिक को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। अगले 5 वर्षों में 100% भारतीय उत्पादों को कवर करने के लिए समझौते का विस्तार किया जाएगा। लगभग 70% ऑस्ट्रेलियाई उत्पादों को भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त और रियायती पहुंच मिलेगी। अगले 10 वर्षों में 85% उत्पादों को कवर किया जाएगा। यानी इसका लक्ष्य क्या है? अगले 10 वर्षों में 85% उत्पादों को कवर किया जाएगा। अगली खबर है, पूर्णिमा देवी बर्मन को चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। यानी भारत की पूर्णिमा देवी को बर्मन के यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। यानी पर्यावरण चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? भारत की पूर्णिमा देवी को सम्मानित किया गया है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को यह अवार्ड पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव में किए गए उनके योगदान के लिए दिया है। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी बर्मन को यह अवार्ड पारिस्थितिकी तंत्र के बचाव में किए जाने उनके योगदान के लिए दिया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में UNEP के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी बर्मन जो हरगिला आर्मी का नेतृत्व करती हैं, जो ग्रेटर एडजुटेंट वो स्टार्क को विलुप्त होने से बचाने के लिए समर्पित मूवमेंट है। हरगिला आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया गया है, जो पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित कार्यक्रम है। यानी पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित कार्यक्रम है हरगिला आर्मी। पूर्णिमा देवी बर्मन भारत की एक वन्य जीव विज्ञानी है जो असम राज्य से संबंधित हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी पूर्णिमा देवी बर्मन को 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और 2017 में ही उन्हें यूनाइटेड किंगडम की प्रिंसेस रॉयल एनी द्वारा
एक व्हिटली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यानी 2017 में ही उन्हें यूनाइटेड किंगडम की प्रिंसेस रॉयल एनी द्वारा एक व्हिटली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2000 यानी यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड की स्थापना 2005 में की गई थी, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने वाले लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 शुरू हुआ। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल 2022 ओमान के तट पर शुरू हुआ। यानी नसीम अल बहर 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ओमान के तट पर हो रहा है। कि यह किसके किसके बीच होता है? भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच होता है। यानी भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का आयोजन ओमान के तट पर हुआ। यह कैसा संस्करण है? यह 13वां संस्करण है। यह इस अभ्यास का 13वां संस्करण है। अभ्यास में 2 चरण होते हैं, एक बंदरगाह चरण और एक समुद्री चरण होता है। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, एक बंदरगाह चरण और एक समुद्री चरण। नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास वर्ष 1993 में शुरू किया गया था और इसका आखिरी संस्करण वर्ष 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। यानी आखिरी संस्करण 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट त्रिकंद और अपतटीय गश्ती पोत सुमित्रा अपने विभिन्न हेलीकॉप्टरों और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर के साथ अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यानी भारत की नौसेना के कौन कौन से मिसाइल हैं? निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट त्रिकंद और अपतटीय गश्ती पोत सुमित्रा अपने विभिन्न हेलीकॉप्टरों और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर के साथ अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए परिचालन स्तर की बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना भी है। आइए हम लोग अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है, 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। आइए हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। दक्षिण कोरिया के बुसान में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। यानी भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया के बुसान में। भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित किया गया। कैसा संस्करण था? 10वां संस्करण है। इस फेस्टिवल में बुसान सिनेमा सेंटर में चयनित पुरस्कार विजेता समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हिंदी और कोरियाई लोकप्रिय क्षेत्रीय फिल्म की स्क्रीनिंग केंद्र भारत सियोल के दूतावास द्वारा किया गया था। यानी इस फेस्टिवल में बुसान सिनेमा सेंटर में चयनित पुरस्कार विजेता समीक्षकों द्वारा प्रशंसित हिंदी और कोरियाई लोकप्रिय क्षेत्रीय फिल्म की स्क्रीनिंग केंद्र भारत सियोल के दूतावास द्वारा किया गया था। इस महोत्सव को फिल्म महोत्सव निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत द्वारा समर्थित किया गया है। महोत्सव में सबसे पहले हिंदी फिल्म पद्मावत दिखाई गई। बुसान में 3 दिनों में कुल 6 फिल्में दिखाई गईं। इनमें शामिल पद्मावत यानी हिंदी फिल्म पद्मावत थी, मराठी फिल्म आनंदी गोपाल और तमिल फिल्म असुरन इत्यादि हैं। यह फिल्म महोत्सव भारतीय दूतावास सियोल में चल रहे वार्षिक प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम सारंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया का हिस्सा है। कौन सा कार्यक्रम है? सारंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया का हिस्सा है। सारंग द फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया का हिस्सा है। आइए हम लोग एक बार खबरें जल्दी से रिवाइज करते हैं। यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों को डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल घर नामक लॉन्च किया है। यानी घर वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। किस लिए? बच्चों के डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए। और घर का पूरा नाम जो है गो होम एंड रीयूनाइट है। और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है और 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% की कमी लाने के लिए समयबद्ध कार्य योजना और बहुक्षेत्रीय सहयोग शामिल हैं।
और भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान ने राजस्थान के श्रीगंगानगर में अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन किया गया। यानी अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राजस्थान के श्रीगंगानगर में। किसके द्वारा? भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का आयोजन किया। यानी यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकथॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। और अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। और अग्नि-3 मिसाइल का सफलतापूर्व प्रक्षेपण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। यानी अग्नि-3 मिसाइल का सफलतापूर्व प्रक्षेपण उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। और गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। यह 8वां संस्करण है। यह भारतीय सेना के विशेष बल और इंडोनेशिया विशेष बल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यानी गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारतीय सेना के विशेष बल और इंडोनेशियाई के विशेष बल के बीच आयोजित किया जाएगा। यह 8वां संस्करण है और यह इंडोनेशिया में आयोजित किया जा रहा है। और हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा? यह भारतीय नौसेना की 3 दिवसीय शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय रणनीतिक वार्ता है। यह 4था संस्करण है। और बधिर T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने जीता, महाराष्ट्र को हराकर जीता है। और इसका कैसा संस्करण था? 6ठा संस्करण था। यह भारतीय बधिर क्रिकेट संघ और बिल्लू पूनावाला फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। यह फाइनल मैच जो है आगरा के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने घोषणा की है कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। और भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। यानी पर्यावरण चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसे? भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है। भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 का ओमान के तट पर शुरू हुआ। यानी नसीम अल बहर 2022 जो सैन्य अभ्यास है यह भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच होता है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपकी ओमान के तट पर हो रहा है। यह 13वां संस्करण है। 2 चरणों में होता है, एक बंदरगाह चढ़ होता है, एक समुद्री चढ़ होता है। और इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। और 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया के बुसान में। यानी भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? दक्षिण कोरिया के बुसान में। यह 10वां संस्करण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।